अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड मी सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह पाकिस्तान बनाने के लिए और क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, और अनथक मेहनत के बाद और भरपूर कोशिश के बाद उन्होंने बज़ाहिर एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिखाया और कौम के लिए ये पैगाम दे दिया, कौम को एक दर्स दे दिया कि जब आप का अज़म पुख्ता हो, आपकी जद्दोजहद जो है वो दयानतदारी पर मबनी हो और आप खलूस नीयत के साथ जो है किसी काम के हसूल के लिए चल पड़ते हैं, तो फिर दुनिया की कोई बड़ी बड़ी से बड़ी रुकावट जो है वो आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना जो एक तरफ अंग्रेज़ों के साथ जिनका मुकाबला था, दूसरी तरफ तंग नज़र और मुतअस्सिब हिंदुओं के साथ जो है उनकी मुहाजराई चल रही थी, और तीसरी तरफ जो है उन मुसलमानों के साथ चल रही थी जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे और दो कौमी नज़रिया के ख़िलाफ़ थे। तो क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना ने इन तीनों मुहाज़ों के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है और इन तीनों मुहाज़ों को जो है उन्होंने जो है वो पसपा किया है। हम क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना की इन्हीं कोशिशों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर भरपूर एक वीडियो देखेंगे और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात और वाक़यात को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान को अमली शक्ल दी है। क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना की सियासी ज़िंदगी और उनके अफ़कार का अगर मुताला किया जाए तो ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि वो एक दूर अंदेश और सियासी बसीरत के मालिक सियासतदान थे, और उन्होंने कभी भी जो है मसलत से काम नहीं लिया, हमेशा हक़ैक़ का मुकाबला किया और हक़ैक़ पर मबनी और दलाइल पर मबनी सियासत जो है उन्होंने की है। और क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना की सूरत में बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक ऐसा सियासी रहनुमा मिला जिसने अनथक मेहनत और कोशिश के बाद जो है पाकिस्तान के क़याम को अमली शक्ल दी है। आइए हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना की कौन सी कोशिशों को जो है वो हिस्सा बनाया गया है और कौन से अहम MCQs और कसीर और इंतखाबी सवालात जो हैं इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं। मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। बाबा कौम क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना, आखिरी किस्त 1946 था 1947। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इस एपिसोड के अंदर जो है या इस वीडियो के अंदर जो है हम 1946 और 1947 के हालात का जायज़ा लेंगे और उससे मुतल्लिक़ा इंतहाई अहम नोयत के जो MCQs हैं, जो सवालात हैं और उनके जवाबात पर बात होगी। इससे पहले आप क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में 6 अहम किस्तें देख चुके हैं। आज उसका आखिरी एपिसोड है और क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना की ज़िंदगी के ये जो 2 अहम साल हैं जिनके अंदर उन्होंने जो है पाकिस्तान के क़याम को अमली शक्ल दी, इसी के बारे में जो है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर या इस एपिसोड के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अबूरी हुकूमत का क़याम कैसे अमल में आया, यौम रास्त इक़दाम कब मनाया गया और 3 जून 1947 का मनसूबा क्या है, और फिर क़याम पाकिस्तान किस तरह अमल में आया। इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ जो है इस तरह किया जाता है कि काबीना मिशन प्लान का ऐलान कब किया गया। काबीना मिशन प्लान का ऐलान कब किया गया, तो उसका दुरुस्त जवाब है 16 मई 1946 को काबीना मिशन प्लान का ऐलान किया गया। यानी बरतानवी हुकूमत ने 16 मई 1946 को काबीना मिशन प्लान का ऐलान किया था। नेक्स्ट सवाल है 29 सितंबर 1946 को गांधी ने किसके कहने पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को हिंदुस्तानी मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात तस्लीम कर लिया। तो गांधी जो हमेशा से ये कहते थे कि जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है वो तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात है और वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदा जमात भी है, आखिरकार उन्हें ये हकीकत तस्लीम करना पड़ी। तो 29 सितंबर 1946 को गांधी ने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही हिंदुस्तानी मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो सवाल इसमें यह है कि उन्हें किस शख्सियत ने जो है ये बात समझाई थी और ये बात उनकी समझ में आ गई थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो इसका दुरुस्त जवाब है नवाब भोपाल के कहने पर गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात तस्लीम कर लिया था। गोया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो वाक़या ही हकीकत में तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात थी, ये हकीकत जो है गांधी को समझने में जो है एक तवील अरसा जो है लगा, और 1947 में जाकर जो है गांधी को ये बात समझ में आई
कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का ये दावा कि वो भी मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, ये दावा दुरुस्त नहीं है और हकीकत पर मबनी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के नामजद करदा नुमाइंदों ने अबूरी हुकूमत का हलफ कब उठाया था? यानी जब अबूरी हुकूमत हिंदुस्तान में कायम की गई तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने अबूरी हुकूमत के लिए अपने जिन नुमाइंदों को नामजद किया था उन्होंने हलफ कब लिया? तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के नामजद नुमाइंदों ने अबूरी हुकूमत का 2 सितंबर 1946 को ओहदे का हलफ उठाया था। यानी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो नामजद करदा नुमाइंदे थे उन्होंने 2 सितंबर 1946 को अपने ओहदे का हलफ उठाया था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अबूरी हुकूमत में शमूलियत के लिए अपने 5 नुमाइंदों का ऐलान कब किया था? यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जब ये फैसला कर लिया कि वो भी इस अबूरी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो उन्होंने अपने 5 नुमाइंदों का ऐलान कब किया था? तो इसका दुरुस्त जवाब है 25 अक्टूबर 1946 को। 25 अक्टूबर 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अबूरी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, और जो 5 नुमाइंदे जो थे उनके नामों का ऐलान भी कर दिया गया था। नेक्स्ट है, इसी सवाल से रेलिवेंट दूसरा सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से अबूरी हुकूमत के लिए नामजद नुमाइंदों ने कब हलफ उठाया? तो जब मुस्लिम लीग की तरफ से 5 नुमाइंदे जो थे वो नामजद कर दिए गए तो सवाल ये है कि उन्होंने अपनी वजारत का हलफ जो था कब उठाया था? तो 26 अक्टूबर 1946 को हलफ उठाया था। 25 अक्टूबर 1946 को उन्होंने ऐलान किया, फैसला सुनाया, और फिर अगले ही दिन जो है 26 अक्टूबर 1946 को उन्होंने अपने ओहदे का हलफ जो था वो उठा लिया था, और उसमें 5 मुस्लिम लीग के नुमाइंदे जो थे वो अबूरी हुकूमत में शामिल हुए थे। अबूरी हुकूमत के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नामजद नुमाइंदों के नाम तहरीर करें। आपने ये बताना है कि अबूरी हुकूमत के अंदर जिन 5 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नुमाइंदों ने शिरकत की उनके नाम क्या थे और उनके पास कौन कौन सी वजारतें थीं। तो उसमें सबसे जो पहला नाम है वो लियाकत अली ख़ान का है, जो वज़ीर मालियात थे, यानी वज़ीर ख़जाना थे, और सॉरी वज़ीर मालियात थे। और दूसरे नंबर पे जो है आई चुंदरीकर थे, जो वज़ीर तिजारत थे। सरदार अब्दुल रब निश्तर का नाम है और वो वज़ीर डाक थे। गज़नफ़र अली ख़ान वो वज़ीर सेहत मुकर्रर हुए, और जोगिंदर नाथ मंडल वो वज़ीर कानून थे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से इन 5 नुमाइंदों को अबूरी हुकूमत के लिए नामजद किया गया था। लियाकत अली ख़ान, आई चुंदरीकर, सरदार अब्दुल रब निश्तर, गज़नफ़र अली ख़ान और जोगिंदर नाथ मंडल। नेक्स्ट सवाल है, वाइसराय के हथकंडों के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यौम रास्त इक़दाम कब मनाया था? तो जब वाइसराय जो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए मसाइल पैदा कर रहे थे तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है धमकी दी थी कि अगर हमारे साथ वाइसराय ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो हम यौम रास्त इक़दाम जो है मनाएंगे। और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कहने के ऊपर हिंदुस्तान भर में यौम रास्त इक़दाम जो था वो मनाया गया। डायरेक्ट एक्शन डे जो है उसको सेलिब्रेट किया गया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से यौम रास्त इक़दाम 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। यानी यौम रास्त इक़दाम यानी डायरेक्ट एक्शन डे जो है 16 अगस्त 1946 को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से अबूरी हुकूमत में शमूलियत का फ़ैसला कब किया गया था? यानी जो अबूरी हुकूमत कायम की गई थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से अबूरी हुकूमत में शमूलियत का फ़ैसला कब किया? सॉरी, इस सवाल को दोबारा देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से अबूरी हुकूमत में शमूलियत का फ़ैसला क्यों किया गया था? यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्यों जो है अबूरी हुकूमत में शमूलियत अख्तियार की थी, क्या वजूहात थी? तो इस सवाल का जवाब ये है, इस तरह मुसलमानों के मफादात का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन था। यानी अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो अबूरी हुकूमत में शमूलियत ना करते तो इससे मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती थीं। चुनांचे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जिन वजूहात की वजह से ये फ़ैसला किया कि उसने अबूरी हुकूमत में शमूलियत अख्तियार करनी है, तो उसकी पहली और बुनियादी वजह ये थी ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के मफादात और उनके हुकूक़ का बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ हो सके।
दूसरी वजह ये थी कि गांधी का बयान थोड़ा कुछ अर्सा पहले सामने आया था कि वो मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात समझते हैं कि ऑल इंडिया जो गांधी थे उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही जो है इस बात का इतराफ़ कर लिया था और उनका एक बयान जारी हुआ था कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात समझते हैं। तो चनाचे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए जो है ये ज़रूरी हो गया था कि अबूरी हुकूमत में शमूलियत अख्तियार की जाए। और तीसरी वजह यह थी कि अबूरी हुकूमत में शमूलियत न करने कांग्रेस की अजारादारी कायम हो जाती। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत में शमूलियत ना करती और कांग्रेस जो है जिसने अबूरी हुकूमत में शमूलियत अख्तियार कर ली थी, तो फिर क्या होना था कि कांग्रेस के लिए मैदान साफ़ हो जाना था और उसको और भी ज़्यादा मनमर्जी करने का मौका मिलना था। तो कांग्रेस जो है उसको मनमर्जी से रोकने के लिए और उसकी निगरानी करने के लिए ज़रूरी था कि अबूरी हुकूमत का हिस्सा बना जाए। नेक्स्ट सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से पंजाब में खिज़र हयात टवाना यानी मलक खिज़र हयात खान टवाना की वजारत के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की तहरीक कब शुरू की गई? पंजाब में जहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी और मलक खिज़र हयात टवाना जो थे वो वज़ीर आला थे, तो उनके ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की तहरीक जो थी यहाँ पे कब शुरू की गई? तो पंजाब में मलक खिज़र हयात टवाना की यूनियनिस्ट पार्टी की वजारत के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की तहरीक जनवरी-फरवरी 1947 में शुरू की गई थी। खिज़र हयात टवाना जो कि यूनियनिस्ट पार्टी के सरबराह थे और पंजाब के अंदर उनकी वजारत थी, तो उनके ख़िलाफ़ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जनवरी-फरवरी 1947 को शुरू की थी। नेक्स्ट है, यूनियनिस्ट पार्टी के सरबराह मलक खिज़र हयात टवाना ने वजारत से कब इस्तीफ़ा दिया था? इसका दुरुस्त जवाब है, खिज़र हयात टवाना ने 2 मार्च 1947 को वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनके ख़िलाफ़ तहरीक इतनी शिद्दत के साथ चली कि खिज़र हयात टवाना को मजबूरन जो है वो अपने ओहदे से रिज़ाइन देना पड़ा था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सूबा सरहद में कब और किस के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया? जिस तरह पंजाब के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की गई, इसी तरह जो है सूबा सरहद जिसे मौजूदा दौर में खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया है, तो वहाँ पे जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से किसके ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की गई थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है 20 फरवरी 1947 को डॉक्टर खान साहब की वजारत के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की गई थी। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि डॉक्टर खान साहब जो हैं ये कांग्रेस के हमायती थे, कांग्रेस को ये सपोर्ट करते थे और इन्हें कांग्रेस की तरफ से जो है भरपूर तावन हासिल होता था और यहाँ पे इनकी वजारत थी, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है इनके ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है शुरू की। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन से पहली मुलाकात कब की? जब वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के नए वाइसराय बनकर आए, तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाइसराय से पहली बाकायदा मुलाकात कब की थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन से 5 अप्रैल 1947 को पहली मुलाकात की थी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है, 20 फरवरी 1947 को बरतानवी वज़ीर आज़म लॉर्ड अटेली ने दारुल अवाम में कौन सा अहम बयान जारी किया था? डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत टेक्निकल बात है, आपने इसको ध्यान से सुनना है कि ये जो बात की जा रही है ये 20 फरवरी 1947 की है, यानी 20 फरवरी 1947 का जो दौर है आपने उसको ज़हन में रखना है। और उस दिन जो है 20 फरवरी 1947 को बरतानवी वज़ीर आज़म लॉर्ड अटेली ने बरतानवी पार्लियामेंट के वान ज़ेरी यानी दारुल अवाम के अंदर जो है एक तकरीर की और उस तकरीर के अंदर जो है उन्होंने कौन सा अहम बयान जारी किया था? उसका देखते हैं। वज़ीर आज़म लॉर्ड अटेली ने दारुल अवाम में तकरीर करते हुए कहा कि जून 1948 तक अख्तियारात ज़ुम्मेदार अफराद के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। यानी 20 फरवरी 1947 तक जो है बरतानवी हुकूमत जो है वो चाहती थी कि 1948 के अंदर जो है यानी जून 1948 तक जो इक़्तिदार है वो ज़ुम्मेदार अफराद के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यानी उस दौर में जो है हिंदुस्तान जो है उसकी आज़ादी और उसकी तकसीम का जो है वो अमली शक्ल दी जा सकती थी। तो फरवरी 1947 तक जो है ये जो हिंदुस्तान की जो 1947 में तकसीम हुई, तो
आप देखें कि उसके बारे में बरतानवी हुकूमत के पास कोई आइडिया नहीं था, और ये सब कुछ फिर बाद में बड़ा तेज़ी के साथ बड़ा अचानक हुआ। तो फरवरी 1947 में जो है जो बरतानवी हुकूमत है वो 1948 में जो है वो देख रही थी कि हमें अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम इक़्तिदार जो है वो ज़िम्मेदार अफराद के सुपुर्द कर देंगे। नेक्स्ट है एडमिरल लॉर्ड माउंटबेटन बतौर वाइसराय हिंदुस्तान कब पहुंचा। तो वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो हिंदुस्तान कब पहुंचे, तो इसका दुरुस्त जवाब है 22 मार्च 1947 को वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान पहुंचा। यानी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो हिंदुस्तान पहुंचे 22 मार्च 1947 को। तो हिंदुस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन किस नतीजे पर पहुंचा। तो जब वाइसराय यहाँ पे आए 22 मार्च 1947 को, फिर उन्होंने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की, और 5 अप्रैल 1947 को कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। तो उनसे मुलाकात करने के बाद और इनके जो इख्तलाफात थे, जो मसाइल थे, उनको सुनने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन किस नतीजे पर पहुंचा। तो इसका जवाब ये है कि मुसलमान हर कीमत पर पाकिस्तान का क़याम चाहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन इस नतीजे पर पहुंचा कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो है क़याम पाकिस्तान। और वो क़याम पाकिस्तान के अलावा जो है हिंदुस्तान के मसले का अब कोई दूसरा हल जो है वो नहीं देखना चाहते। तो हर कीमत पर जो है वो पाकिस्तान का क़याम चाहते हैं। अब दूसरी तरफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी और दूसरी तरफ हिंदू थे। तो हिंदुओं के बारे में जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है इस नतीजे पर पहुंचा कि वो अखंड भारत के हक़ में है, यानी वो मुत्तहिदा भारत के हक़ में है। अब ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान का क़याम चाहते हैं, यानी हिंदुस्तान की तकसीम चाहते हैं। और जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है और जो हिंदू हैं वो अखंड भारत यानी मुत्तहिदा भारत जो है उसके ख्वाहिशमंद हैं, और वो हिंदुस्तान की तकसीम के सख्त खिलाफ थे। तो और ये जो है ये आप यूँ समझ लें कि ये अप्रैल 1947 तक का जो दौर है उसमें ये सीन जो है सामने आता है, और ये सूरत हाल जो है सामने आ रही है। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तकसीम का खाका कब तैयार किया। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन इस नतीजे पर पहुंच गया कि इनको हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखना मुमकिन नहीं है, और अब हर सूरत में जो है इस मसले का कोई ना कोई हल तलाश करना पड़ेगा, तो उसने हिंदुस्तान की तकसीम का मंसूबा जो था तैयार किया। तो सवाल ये है कि उसने ये मंसूबा कब तैयार किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तकसीम का खाका मई 1947 में तैयार किया था। वैसे ये 14 मई 1947 है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तकसीम का जो खाका था, जिसको हम बाद में 3 जून 1947 का मंसूबा कहते हैं या 3 जून प्लान कहते हैं, तो उसने मई 1947 में जो है वो खाका जो था वो तैयार कर लिया था। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तकसीम का खाका हुकूमत बरतानिया से मंजूरी के बाद उसे हिंदुस्तान की सियासी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में कब पेश किया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जब वो हिंदुस्तान की तकसीम का खाका तैयार कर लिया, फिर उसे हुकूमत बरतानिया से मुशावरत की और उसकी मंजूरी हासिल की, और उसके बाद जो है उसने हिंदुस्तान की सियासी रहनुमा थे, जो सियासी जमातें थीं और सियासी जमातों के जो रहनुमा थे, उनके सामने जो है उस खाके को पेश किया गया, उस प्लान को पेश किया गया। तो सवाल ये है कि उसे हिंदुस्तान की सियासी जमातों या सियासी जमातों के नुमाइंदों के सामने कब पेश किया गया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है 2 जून 1947 को इस मंसूबे को 7 रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था। यानी जब बरतानवी हुकूमत ने 3 जून प्लान की मंजूरी दे दी, तो फिर उसको दोनों सियासी जमातों के जो बड़े रहनुमा थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के, उनके 7 अरकान पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है 2 जून 1947 को वो मंसूबा जो था वो इनके सामने पेश कर दिया गया। नेक्स्ट है 2 जून 1947 को तकसीम हिंद के मंसूबे को सियासी रहनुमाओं की जिस 7 रुकनी कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कौन से नुमाइंदे शामिल थे। यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने जो 7 अरकान पर मुश्तमिल एक सियासी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कौन से नुमाइंदों ने जो है शिरकत की थी।
तो उसका दुरुस्त जवाब है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नंबर 1, नंबर 2 लियाकत अली ख़ान और नंबर 3 है सरदार अब्दुल रब निश्तर। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान और सरदार अब्दुल रब निश्तर ने शिरकत की थी। तो 3 सियासी रहनुमा जो थे उनने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। नेक्स्ट सवाल है 2 जून 1947 को तकसीम हिंद के मनसूबे को सियासी रहनुमाओं की जिस 7 रुकनी कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया उसमें ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के कौन से नुमाइंदे शामिल थे। तो पहले से पहला सवाल जो है उसमें यह है कि उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कौन से नुमाइंदे शामिल थे, जिसमें 3 नुमाइंदे शामिल हैं, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान और सरदार अब्दुल रब निश्तर। तो इस सवाल के अंदर आपने बताना है कि उसमें ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के कौन से 3 नुमाइंदे शामिल किए गए थे। तो उन 4 नुमाइंदे उसमें शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, करपलानी और सरदार बलदेव सिंह। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के 4 नुमाइंदों ने शिरकत की थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, करपलानी और सरदार बलदेव सिंह जो थे वो शामिल थे। नेक्स्ट सवाल है लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम हिंद के मनसूबे का ऐलान कब किया। तो 2 जून को तो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सियासी रहनुमाओं के सामने वो मनसूबा रखा गया। तो उसको बाकायदा तौर पे जो है जो ऑल इंडिया रेडियो था उसके वहाँ से जो है उसको कब नशर किया गया और उसको पब्लिक कब किया गया। जिसका जवाब है 3 जून 1947 को तकसीम हिंद के मनसूबे का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया। तो ये जो 3 जून 1947 का मनसूबा है इसको तकसीम हिंद का मनसूबा भी कहा जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी इसको कहा जाता है। तो इसका बाकायदा तौर पर ऐलान जो है 3 जून 1947 को कर दिया गया था। हुकूमत बरतानिया ने तकसीम हिंद के मनसूबे की मंजूरी कब दी। तो जब यहाँ पे इसका बाकायदा अनाउंसमेंट होगी फिर उसको हतमी मंजूरी के लिए बरतानवी हुकूमत के सामने पेश किया गया और बरतानवी हुकूमत ने इसकी मंजूरी कब दी। तो इसका दुरुस्त जवाब है 18 जुलाई 1947 को हुकूमत बरतानिया की तरफ से तकसीम हिंद के मनसूबे की मंजूरी दे दी गई थी। यानी 18 जुलाई 1947 को बरतानवी हुकूमत ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाएगा और पाकिस्तान का क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा। तो इस तरह 18 जुलाई 1947 को हिंदुस्तान की तकसीम का बाकायदा फ़ैसला जो था कर दिया गया और हुकूमत बरतानिया ने उसकी मंजूरी दे दी और क़याम पाकिस्तान के मुतालबे को तस्लीम कर लिया गया। नेक्स्ट सवाल है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पहली बार कब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो अगरचे जो 1940 से जो है जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी तब से जो है इसको करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया था। लेकिन कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो किस कदर ज़्यादा जो है वो मुखलिस थे, कितने ज़्यादा संजीदा सियासतदान थे और कोई वो ऐसी गैर ज़रूरी या जज्बाती बातें नहीं करते थे। जब तक उन्हें किसी बात का यकीन नहीं हो जाता था उस वक्त तक वो उस बात को का इजहार नहीं करते थे। तो पहली बार जो है जब उसको बाकायदा तौर पे मंजूर कर लिया गया तो फिर जो है कैद आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। तो कब लगाया था इसका दुरुस्त जवाब है 3 जून 1947 के मनसूबे के ऐलान के बाद। जब 3 जून 1947 के मनसूबे का ऐलान कर दिया गया और ये बात तय होगी कि अब हिंदुस्तान तकसीम कर दिया जाएगा और पाकिस्तान कायम होगा, तो फिर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। नेक्स्ट है 23 जून 1947 को। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ। ये है 1947, ठीक हो गया। तो ये है 1947। तो 23 जून 1947 को वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की किस ख्वाहिश का इजहार किया था। दोबारा सवाल को देखें कि 23 जून 1947 को वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कैद आज़म से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर जो है उन्होंने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किस ख्वाहिश का इजहार किया था। ये आपने बताना है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कैद आज़म से किस ख्वाहिश का इजहार किया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्हें दोनों रियासतों का मुश्तरका गवर्नर जनरल बनाया जाए। ये बड़ा अजीब सा सूरत हाल थी।
लॉर्ड माउंटबेटन की बड़ी अजीब सी ख्वाहिश थी जिसका कोई अकली दलील जो है वो सामने नहीं आती। एक ऐसी जो है वो जज्बाती सी और गैर हकीकी सी जो है वो एक तजवीज़ थी कि उन्हें इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अब हिंदुस्तान तकसीम हो जाएगा, पाकिस्तान कैम होगा और दूसरी तरफ भारत के नाम से नई रियासत वजूद में आएगी। तो उन्होंने जो है इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जो हैं वो दोनों आज़ाद रियासतें जो हैं जो ख़ुद मुख्तार रियासतें होंगी, उनका जो है वो मुश्तरका तौर पे वाइसराय बनना चाहते हैं। अब ये दिलचस्प बात है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है कभी इसके ऊपर बात होगी ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो ख्वाहिश उन्होंने की, ये बड़ी अजीब सी ख्वाहिश थी। इससे बहुत सारे सवालात सामने आए और बहुत सारे खदशात जो थे वो भी सामने आने लगे कि लॉर्ड माउंटबेटन क्यों आखिर चाहते थे कि एक तरफ उनको हम आज़ादी दे रहे हैं, उनको इक़्तिदार आला मुंतकिल किया जा रहा है, दूसरी तरफ फिर वो उसका गवर्नर जनरल, दोनों रियासतों का गवर्नर जनरल भी बनना चाहते हैं, मुश्तरका तौर पे बनना चाहते हैं। तो जब आज़ादी दे दी गई है तो फिर उनकी ये ख्वाहिश जो है वो किसी भी तौर पे जो है उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए था, उसको जो है वो रद्द कर देना चाहिए था, उन्हें ही ये ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो उनके जो मकासद थे, जो खुफिया उनकी साजिशें थीं, तो उनकी तकमील के लिए जो है वो चाहते थे कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का मुश्तरका गवर्नर जनरल बने, ताकि जो पस पर्दा जो साजिशें की गई हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी तकमील की जा सके। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने इस बात के ऊपर रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की थी। बिल्कुल बहुत अच्छा फ़ैसला था। और दूसरी तरफ जो है जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने जो है वो माउंटबेटन को अपना पहला गवर्नर जनरल तस्लीम कर लिया। बड़ा अजीब सा फ़ैसला है कि आप जिसके ख़िलाफ़, जिससे आज़ादी हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिससे आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, आप जिस हुकूमत को जो है वो ज़ालिम हुकूमत कहते हैं, गाज़िब हुकूमत कहते हैं, और उसके ख़िलाफ़ जो है वो आपने एक जद्दोजहद की, तहरीक चलाई, और एक भरपूर कोशिश के बाद जब आपको मौका मिला कि आप उनसे आज़ादी हासिल करें, तो फिर आपने दोबारा उन्हीं को जो है अपना गवर्नर जनरल तस्लीम कर लिया। ये बहुत सारे, ये मशकूक चीज़ है, ये मशकूक चीज़ें हैं और इसके पीछे बहुत सारी साजिशें जो है नज़र आती हैं कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। क्या ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के पास उसकी सियासी जमात के अंदर कोई ऐसा रहनुमा नहीं था, कोई इस काबिल शख्स नहीं था, कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसको वो गवर्नर जनरल बना सकते। तो एक सवाल तो ये भी पैदा होता है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसके अंदर की इस मुकाम का, इस आला ओहदे के ऊपर फैज़ होने के काबिल जो है कोई शख्स नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने किया। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर जो है ये अहलियत नहीं थी, कांग्रेस के जो सियासी रहनुमा थे उनके अंदर ये अहलियत नहीं थी कि वो जो है वो इस ओहदे के ऊपर जो है वो कोई ज़िम्मेदार शख्स जो है फैज़ कर सकें, और उनको मजबूरन जो है लॉर्ड माउंटबेटन को ही अपना वाइसराय बनाना पड़ा। तो जिसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते रहे, जिससे आज़ादी हासिल की, दोबारा उसी को जो है उन्होंने जो है वो गवर्नर जनरल बना लिया। ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं था, ये एक साजिश थी। कभी इसके ऊपर बात होगी इंशाल्लाह जो है कि इसके पस पर्दा क्या अवामल थे, क्यों ऐसा हुआ। तो सवाल बहरहाल हमारा ये है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसके जवाब क्या दिया था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों रियासतों का मुश्तरका गवर्नर जनरल बनने के जवाब में कहा कि वो अपने दोस्तों से मशवरा करके फ़ैसला करेंगे। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने क़ायद-ए-आज़म से इस ख्वाहिश का इज़हार किया तो क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया कि मैं अकेला जो है कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है उससे मशवरा करूँगा और उसके बाद जो है इस बात का फ़ैसला किया जाएगा कि ये आपकी इसी ख्वाहिश को है हमने अमली शक्ल देनी है या कि नहीं। नेक्स्ट है, नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान ने वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को कब बताया कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल होंगे। तो जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो बात थी, जो ख्वाहिश थी माउंटबेटन की कि दोनों रियासतों का मुश्तरका गवर्नर जनरल बनाया जाए, तो जब इसके ऊपर मुशावरत हुई तो इस बात का फ़ैसला किया गया कि लॉर्ड माउंटबेटन को किसी भी सूरत में पाकिस्तान का गवर्नर जनरल तस्लीम नहीं किया जाएगा, और ये फ़ैसला किया गया कि उसको जो है वो जवाब दिया जाए। चुनांचे नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान जो हैं उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को जो है इस बात से आगाह कर दिया, इस फ़ैसले से आगाह कर दिया कि हम तुम्हें पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल नामज़द नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो हैं वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बज़ाते ख़ुद होंगे।
ये बहुत अहम फ़ैसला था, बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला था। इसी फ़ैसले से क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी बसीरत जो है वो नज़र आती है। बड़ा दूरंदेश जो है वो ये फ़ैसला था। जबकि कांग्रेस ने जो है उन्हें अपना लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वो अपना वाइसराय नामज़द करके एक बहुत बड़ी सियासी गलती की थी और उसको कांग्रेस जस्टिफाई नहीं कर सकती। वहाँ पे जो है उसका कोई तुक नज़र नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया है। बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया, फिर कभी किसी और वीडियो के अंदर जो है इसके ऊपर बात होगी। नेक्स्ट सवाल है, यानी कब क़ायद-ए-आज़म ने लियाक़त अली ख़ान को आगाह किया था? 5 जुलाई 1947 को लियाक़त अली ख़ान ने माउंटबेटन को इस बात से आगाह कर दिया कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह होंगे। नेक्स्ट है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली की तश्कील कब की? तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की जो पहली दस्तूरसाज़ असम्बली है उसकी तश्कील 26 जुलाई 1947 को की। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ भी कंपोजिंग की प्रॉब्लम है, तो ये है 26/1947। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली की तश्कील कब की? 26 जुलाई 1947 को। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि 3 जून 1947 के मनसूबे के मुताबिक जो दोनों आज़ाद रियासतें थीं, पाकिस्तान और भारत, इन्हें इस बात का इजाज़त दी गई थी कि जो 1945 और 46 के जो इंतखाबात हुए थे और उन इंतखाबात के नतीजे में जो वहाँ पे लोग मुंतखब हुए थे, जो मुश्तरका मुत्तहिदा हिंदुस्तान की जो पहली दस्तूरसाज़ असम्बली थी, तो हिंदुस्तान की दस्तूरसाज़ असम्बली थी, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की दस्तूरसाज़ असम्बली थी, उसके नुमाइंदों को ये पेशकश की गई कि उसमें से जो नुमाइंदे यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान की दस्तूरसाज़ असम्बली के जो नुमाइंदे पाकिस्तान जाना चाहेंगे तो वो पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली के रुकन बन जाएंगे, और जो लोग हिंदुस्तान रहेंगे वो हिंदुस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली के मेंबर होंगे। तो इसकी जो बाकायदा तौर पे तश्कील की गई कि कौन से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली के कौन लोग मेंबर बनेंगे, और उसके बारे में जो है बाकायदा तौर पे जो इसका जो फ़ैसला था वो 26 जुलाई 1947 को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया। नेक्स्ट है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दिल्ली से कराची के लिए कब रवाना हुए? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दिल्ली से कराची के लिए कब रवाना हुए? तो इसका दुरुस्त जवाब है 7 अगस्त 1947 को। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब क़याम पाकिस्तान का फ़ैसला हो गया तो फिर वो 7 अगस्त 1947 को दिल्ली को अलविदा कहकर कराची के लिए रवाना हो गए, और इस तरह जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में जो है वो पहुँच गए। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली का पहला इजलास कब मुनक्कद हुआ? तो पाकिस्तान की जो पहली दस्तूरसाज़ असम्बली है उसका पहला इजलास 11 अगस्त 1947 को मुनक्कद हुआ। पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली का पहला इजलास 11 अगस्त 1947 को मुनक्कद हुआ। नेक्स्ट सवाल है, लियाक़त अली ख़ान ने पहली दस्तूरसाज़ असम्बली में करारदाद कब पेश की कि मोहम्मद अली जिन्नाह को क़ायद-ए-आज़म कहा जाए? यानी लियाक़त अली ख़ान ने पहली दस्तूरसाज़ असम्बली में ये करारदाद कब पेश की कि मोहम्मद अली जिन्नाह को क़ायद-ए-आज़म कहा जाए और क़ायद-ए-आज़म लिखा जाए? तो इसका जवाब है 12 अगस्त 1947 को। तो 12 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली ने ये करारदाद मंजूर कर ली कि मोहम्मद अली जिन्नाह को क़ायद-ए-आज़म कहा जाएगा और क़ायद-ए-आज़म लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन ने इक़्तिदार पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली के सुपुर्द कब किया था? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उनने पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली के जो इक़्तिदार था उसको कब सुपुर्द किया था? तो इसका दुरुस्त जवाब है 14 अगस्त 1947 को। तो जो इंतकाले इक़्तिदार है उसकी जो तकरीब थी वो कराची के अंदर जो सिंध असम्बली थी उसकी इमारत में हुई, और उस मौके के ऊपर जो है जो इक़्तिदार था वो पहली दस्तूरसाज़ असम्बली के सुपुर्द कर दिया गया, और इस तरह जो है
दुनिया के नक्शे के ऊपर पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत जो है वो वजूद में आ गई। इस खुद आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत को वजूद में लाने में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे और हिंदुस्तान के जो तमाम मुसलमान थे, उनकी भरपूर कोशिश जो थी वो शामिल थी। और उन्हीं की कोशिशों से, उन्हीं की मेहनत से हिंदुस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के नाम से एक नई रियासत जो थी वो वजूद में आई थी। यकीनन इस सिलसिले में जो है क़ायद आज़म का नाम सर फ़रिश्त है। क़ायद आज़म की कोशिशें, उनकी क़यादत, उनकी जद्दोजहद जो है वो रंग लाई थी और उन्होंने 3 मुहाज़ों के ऊपर जो है जंग लड़ के ये आला मंज़िल, आला मकसद जो था वह हासिल किया था। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनकी कोशिशों से जो है ये जो है क़याम पाकिस्तान जो है उसको जो है वो अमली शक्ल हासिल हुई। नेक्स्ट है 3 जून 1947 के मंसूबे के मुताबिक पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और फिर 15 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का हलफ उठा लिया था। इस तरह क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल पहले गवर्नर जनरल बने। 14 अगस्त 1947 को इक़्तिदार पाकिस्तान को मुंतकिल किया गया और 15 अगस्त को जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का हलफ उठाया था और उसके बाद फिर पाकिस्तान की पहली काबीना की तश्कील की गई, जिसके सरबराह लियाकत अली ख़ान जो थे वो नामज़द किए गए। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1947 को कराची में इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जैसा कि मैंने बार बार ये कहा कि क़याम पाकिस्तान के लिए उनकी कोशिशें, उनकी जद्दोजहद, उनकी मेहनत और उनकी लगन जो है उससे उसको अल्फाज में बयान करना जो है शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यकीनन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो आला बसीरत है, जो उनकी दूरअंदेशी जो है, उनकी अनथक मेहनत जो है, उससे ही पाकिस्तान जो है वो कायम हुआ है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़राज अक़ीदत पेश करने का अब बेहतरीन तरीका ये है कि हम सब लोग जो हैं वो अपना अपना फ़र्ज़ जो है वो ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ सर अंजाम दें और क़ायद आज़म के अफ़कार और क़ायद आज़म के जो नज़रियात हैं और उनकी जो बातें हैं, उनके जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो अख्तियार करें और पाकिस्तान को हकीकी मायनों में जो है एक इस्लामी, फलाही और जमहूरी रियासत जो है वो बनाएँ। यकीनन ये हम सब का काम है और हम सब को मिलकर जो है ये फ़रीज़ा जो है वो सर अंजाम देना है। तो इस तरह जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी पैदाइश से लेकर और आज जो है उसकी आखिरी किस्त जो है वो आपने देखी है। तो यकीनन आपको डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी अहम जो बातें हैं, बहुत सारी अहम मालूमात जो हैं वो आप तक पहुँची हैं और बीइंग के पाकिस्तानी जो है हमारा सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने इस अज़ीम क़याद की ज़िंदगी से वाक़िफ़ हों, उनकी खिदमात से वाक़िफ़ हों और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि किस तरह एक तवील सफ़र के बाद, एक तवील जद्दोजहद के बाद और एक तवील कोशिश के बाद और अनथक मेहनत के बाद जो है पाकिस्तान कायम हुआ है। अब हम सब का फ़र्ज़ है कि हमारे ज़िम्मे जो भी काम है, हम जो भी काम करते हैं, हम किसान हैं, हम उस्ताद हैं, हम डॉक्टर हैं, हम फ़ौजी हैं, हम जो है सियासतदान हैं, हम जो कुछ भी हैं, हम जहाँ भी काम करते हैं अपना फ़र्ज़ जो है वो दयानतदारी के साथ सर अंजाम दें। हम ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान को तक़वियत हासिल हो। हम अपनी ज़ात के लिए काम ना करें, हम पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है काम करें। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के अंदर जो है किसी और मौजू के ऊपर बात होगी। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारी जो है वो आप हमारी इसमें हमें जो है वो दाद दीजिएगा और अगर इसमें कोई गलती और कोताही हुई है, जैसा कि कंपोज़ों की अमूमन गलतियाँ हो जाती हैं या जो वीडियोज़ के अंदर जो है जो हम तबसरा करते हैं उससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो या उसमें कोई गलत बात हुई हो तो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह भी हैं आपसे और हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारी इस्लाह करें और अगर आपके ज़हन में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कोई अहम सवाल हो, कोई अहम मौजू हो तो आप उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम उस अहम मौजू के ऊपर नई वीडियो जो है इंशाल्लाह तैयार करके आप तक पहुँचाएँगे। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।